स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी द नाइन्थ डिसाइपल नोज हाउ दिस एंड्स जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। अध्याय 65 द कंटेनमेंट समाधान। चेन शू के निधन के 40 साल बाद गठबंधन, जो अब पैमाने में कुछ ऐसा बन चुका था जिसे इसकी संस्थापक पीढ़ी शायद ही पहचान पाती। हालांकि इतिहासकार वेन शू का सावधान चल रहा खाता ये सुनिश्चित करता था कि वे इसके सिद्धांतों को तुरंत पहचान लेते, ने एक ऐसे समन्वित पीढ़ीगत प्रयास के माध्यम से घाव द वुंड का कंटेनमेंट पूरा किया, जिसने एक जलते हुए पहाड़ पर 6 सर्वाइवर्स द्वारा एक जीवनकाल और 2 पीढ़ियों पहले सीखे गए हर पाठ का लाभ उठाया था। मेई लिन भी इसके पूरा होने को देखने के लिए जीवित नहीं रही। चेन शू के 12 साल बाद 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया और उनके अपने अंतिम वर्ष उस पीढ़ी को सलाह देने में बीते जो अंततः उस काम को पूरा करती जिसे उन्होंने पहली बार पहचाना था और व्यवस्थित करना शुरू किया था। लेकिन उनकी पोती लिन शाओवाई नामक एक फॉर्मेशन मास्टर, उस नाम को पीढ़ियों पहले जानबूझकर उस संस्थापक को सम्मानित करने के लिए चुना गया था जिसे न तो उन्होंने और न ही उनकी अपनी मां ने कभी व्यक्तिगत रूप से जाना था, उसी घाटी के किनारे खड़ी थी जिसका चेन शू और मेई लिन ने कभी इतनी अनिश्चित सावधान उम्मीद के साथ सर्वेक्षण किया था, और उस जमीन के पार अपनी जगह पर बसने वाले अंतिम कंटेनमेंट गठन को देख रही थी, जिसने दशकों के रोगी समन्वित काम के बाद आखिरकार अपनी प्राचीन फैलती हुई अग्रिम गति को रोक दिया था। लगभग 6 दशकों के समर्पित प्रयास के समापन को देखने के लिए एकत्रित फॉर्मेशन मास्टर्स और गठबंधन लीडरशिप से उन्होंने चुपचाप कहा, ये हो गया है, घाव समाहित हो चुका है। ठीक नहीं हुआ। ऐतिहासिक खाते उस सीमा के बारे में ईमानदार थे और हमारे अपने विद्वानों ने पुष्टि की है कि यह सच है, लेकिन रुका हुआ है स्थायी रूप से एक ऐसे गठन नेटवर्क द्वारा जिसे हमसे सदियों पहले इसी कंटेनमेंट का प्रयास करने वाले किसी भी प्राचीन प्रयास की तुलना में काफी लंबे समय तक स्थिर रहने के लिए बनाया गया था। गठबंधन के वर्तमान प्रथम मंत्री डेंग वे नामक एक सावधान विचारशील व्यक्ति, जिनके अपने दादा उन युवा शिष्यों में शामिल थे जिन्हें लिन फेंग ने एक बार एक जलते हुए पहाड़ से दूर ले जाया था, ने वास्तविक बसे हुए आश्चर्य के साथ स्थिर घाटी का अध्ययन किया। उन्होंने कहा, 6 दशक, उस पल से जब लिन फेंग और प्रथम मंत्री मेई लिन ने पहली बार इस खतरे की खोज की, इस सटीक पल तक, मुझे नहीं लगता कि उनमें से किसी ने भी अपने जीवनकाल में इसके पूरा होने की पूरी उम्मीद की थी। लिन शियाओवेई ने पुष्टि करते हुए कहा, उन्होंने नहीं की। बड़े होते हुए मैंने अभिलेखागार में हर खाता पढ़ा है। लिन फेंग ने अपने अंतिम वर्षों में अपने ही परिवार से कहा था कि काम उन हाथों में जारी रहता है जो इसे आगे बढ़ाने का विकल्प चुनते हैं। मुझे लगता है कि उनका ठीक यही मतलब था, किसी एक पीढ़ी की जीत नहीं, बल्कि 3 पीढ़ियों का रोगी ईमानदार सहयोग, जिनमें से प्रत्येक ने अंतिम परिणाम को खुद देखने की उम्मीद करने के बजाय जो पहले आया था उस पर निर्माण किया। उस शाम गठबंधन की लीडरशिप उसी अकादमी के मैदानों में एकत्रित हुई, जिसने अपने अस्तित्व के पहले शताब्दी को पार कर चुके एक संस्थान के लगभग हर महत्वपूर्ण मोड़ को देखा था, और लिन शियाओवेई ने खुद को चेन शू द्वारा अपनी संस्थापक पीढ़ी के साथ कब्जा किए गए उसी प्रशिक्षण यार्ड के किनारे पर खड़े हुए पाया, जो इतिहासकार वेन शू के मूल खाते की एक प्रति को पकड़े हुए थे। ईमानदारी से चल रहे रिकॉर्ड की पीढ़ियों के पार अब काफी विस्तारित, लेकिन अभी भी उसी सरल बिना सजावट के सच के साथ खुल रही थी जिसने सब कुछ शुरू किया था। खाते की शुरुआती पंक्ति ने अभी भी वैसे ही पढ़ा जैसा कि चेन शू ने एक सदी पहले पहली बार इसे तय किया था, जब उनके मुंह में किसी और का नाम था, और कुछ ही पलों में समझ गया था कि मैं 1 घंटे के भीतर मरने वाला था। किसी और की कहानी में एक वाक्य, ये दिखाने के लिए कि असली खलनायक कितना खतरनाक था। एक ऐसे व्यक्ति के विशिष्ट बसे हुए सम्मान के साथ उसने उस पंक्ति को पढ़ा जो उस दुनिया के पूरी तरह से अंदर बड़ी हुई थी जिसे इस एकल विकल्प ने बनाया था, और एक ऐसे तरीके से समझा जिसे संस्थापक पीढ़ी में से कोई भी पूरी तरह से अनुमान नहीं लगा सकता था कि वास्तव में कुछ ऐसा विरासत में पाने का क्या मतलब है जो इतना वास्तविक रूप से स्थायी हो। उस शाम उसके साथ एकत्रित गठबंधन लीडरशिप के छोटे चक्र से उसने कहा, मेरी मां मुझे बताया करती थी कि इस गठबंधन की हर पीढ़ी उस पहले असंभव विकल्प के अपने संस्करण का सामना करती है, वो पल जब आप समझते हैं कि आप केवल उस कहानी का पालन कर सकते हैं जिसे दुनिया आपके लिए लिखती प्रतीत होती है, या इसके बजाय जानबूझकर कुछ अलग बनाने का विकल्प चुनती है। एकत्रित चेहरों के चारों ओर देखा, एक ऐसे संस्थान की ओर जो 1 सदी से अधिक समय में किसी भी एक व्यक्ति की प्रत्यक्ष भागीदारी को पछाड़ने में वास्तविक रूप से सक्षम साबित हुआ था। मुझे लगता है कि घाव का कंटेनमेंट बिल्कुल वही विकल्प है जो हमारी अपनी पीढ़ी के लिए नया बनाया गया है।
हम ये स्वीकार कर सकते थे कि कुछ समस्याएं बहुत विशाल, बहुत प्राचीन, किसी भी एक जीवन काल की क्षमता से बहुत दूर हैं जिन्हें हल किया जा सकता है। इसके बजाय हमने समस्या को ही पछाड़ने के लिए पर्याप्त रोगी कुछ निर्माण करना चुना। डेंग वेई ने वास्तविक, बसे हुए सम्मान के साथ उसका अध्ययन किया। उन्होंने पूछा, क्या आपको लगता है कि लिन फेंग ने कभी इसकी कल्पना की थी? उस पर्वत पर उनके जागने के एक सदी से भी अधिक समय बाद भी एक गठबंधन जो अभी भी समस्याओं को हल कर रहा है, अभी भी उनके सिद्धांतों का सम्मान कर रहा है। संचित, ईमानदार अभिलेखागार ने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो सिखाया था, जिसे उन्होंने कभी नहीं मिला था, लेकिन किसी आवश्यक तरीके से जीवित लगभग किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर समझा था। उसके आधार पर लिन शियाओवेई ने प्रश्न पर विचार किया। अंततः उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने विशिष्टताओं की कल्पना की थी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कर सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने शुरुआत से ही समझ लिया था कि वास्तव में क्या मायने रखता है। क्या बनाया गया था उसका विशिष्ट आकार नहीं, बल्कि उसके नीचे का ईमानदार, रोगी सिद्धांत। जानबूझकर चुने, वजन को एक साथ उठाएं। कभी भी किसी आरामदायक मिथक को इस बात के कठिन, सच्चे हिसाब की जगह न लेने दे कि चीजों की वास्तविक कीमत क्या है। अभिलेखागार के शुरुआती पृष्ठों को बंद करते हुए, एक सदी पहले एक जलते हुए शरीर में एक अजनबी द्वारा किए गए एक अकेले असंभव विकल्प ने अंततः क्या निर्माण किया था, उसके पूर्ण, बसे हुए वजन को महसूस किया। मुझे लगता है कि यहाँ खड़े होकर वो हमसे यही समझने के लिए कहना चाहते थे। यह नहीं कि उन्होंने कुछ सही बनाया है, या ये कि कहानी कभी वास्तव में समाप्त होती है। बस ये कि इसे ईमानदारी से बनाना जारी रखने का विकल्प, पीढ़ी दर पीढ़ी, हमेशा से एकमात्र ऐसा अंत था जो वास्तव में मायने रखता था। वेन शू के पहली बार इसे रिकॉर्ड करना शुरू करने के बाद से पीढ़ियों के पार नियमित रूप से अपडेट किया जाने वाला महाद्वीपीय अभिलेखागार का खाता, अंततः इसके अस्तित्व को पहली बार न्यायसंगत बनाने वाली एकल संस्थापक कहानी की तुलना में काफी अधिक फैल गया। गठबंधन युद्ध, रिस्टोरेशन की वैचारिक चुनौती, घाव का पीढ़ीगत कंटेनमेंट, और एक सदी से अधिक के ईमानदार, रोगी सहयोग में साधारण लोगों द्वारा किए गए अनगिनत छोटे, शांत विकल्प, जिनमें से प्रत्येक ने एक ऐसी कहानी में अपना खुद का छोटा अध्याय जोड़ा जो, अपने संस्थापक सच के प्रति वफादार रहते हुए, वास्तविक रूप से लिखना कभी बंद नहीं किया था। सदियों बाद के इतिहासकार, अभिलेखागार के सबसे शुरुआती पृष्ठों का अध्ययन करते हुए, वेन शू द्वारा मूल रूप से भविष्यवाणी की गई तरह, खाते के अधिक असाधारण शुरुआती दावों के प्रश्न पर खुद को विभाजित पाएंगे, चाहे दूसरी दुनिया की आत्मा ने वास्तव में एक जलते हुए पहाड़ पर एक मरते हुए लड़के के शरीर में जागृत किया हो, या वह विशिष्ट विवरण किसी रूप के अलंकार, मिथक या ईमानदार लेकिन गलत याददाश्त का प्रतिनिधित्व करता हो, जो किसी भी उपाय से, विजय के बजाय वास्तविक, रोगी सहयोग के माध्यम से प्राप्त संस्थान निर्माण के इतिहास के सबसे अच्छी तरह से प्रलेखित उदाहरणों में से एक के ऊपर स्तरित हो। लेकिन खाते के अजीब विवरणों के बारे में कोई भी व्यक्तिगत पाठक अंततः जो भी निष्कर्ष पर पहुंचे, रिकॉर्ड का अंतिम, स्थायी पाठ, इसे विरासत में पाने वाली हर पीढ़ी में उल्लेखनीय रूप से सुसंगत रहा कि एक अकेला, ईमानदार विकल्प किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाया गया था जिसके पास साधारण रूप से जीवित रहने का हर कारण था और खुद के अलावा किसी और के लिए मायने न रखने का हर बहाना था, ने एक पूरी सभ्यता के सावधान याद रखने के वजन के लायक वास्तविक रूप से, स्थायी रूप से कुछ निर्माण किया था। वो पहाड़ जहां ये सब शुरू हुआ था, अभी भी खड़ा था। इसकी राख बहुत पहले नए जंगल के साथ उगाई थी। इसका नाम, विदरिंग ब्लेडसेक, अब केवल अभिलेखागार के सबसे शुरुआती, सबसे सावधानी से सम्मानित पृष्ठों में संरक्षित था। लेकिन एक सदी से अधिक समय पहले एक असंभव रात को वहां बनाया गया विकल्प, ठीक उसी तरह जारी रहा, जैसा कि इसके लेखक ने हमेशा उम्मीद की थी, हर उस व्यक्ति के हाथों में जो हर दिन इसे आगे बढ़ाने का विकल्प चुनता है। मुख्य इतिहासकार ने वास्तविक, सावधान सम्मान के साथ प्रस्ताव का अध्ययन किया। उसने कहा, आप समझती हैं कि इसे औपचारिक रूप से अपनाने का मतलब सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करना है कि अभिलेखागार की अपनी प्रथा अपने इतिहास के एक काफी लंबे दौर के लिए अपने संस्थापक मानक से कम हो गई थी। अहजू ने कहा, मैं ये समझती हूँ। मुझे लगता है कि यह ठीक वही है जो खाते ने हमेशा इसे विरासत में लेने वाले हर व्यक्ति से मांग की है, ईमानदार लेखा जोखा, तब भी जब सच्चाई असहज होती है, खासकर तब जब ये हमारे अपने संस्थागत अभ्यास के बारे में होती है बजाय इसके कि केवल हमारे संस्थापों की दूर की, आरामदायक विरासत का जश्न मनाने के दिन की औपचारिक कार्यवाही समाप्त होने के बाद, अभिलेखागार के पश्चिमी पठन हॉल में अकेले उस शाम, अहजू ने खुद को एक बार फिर खाते के सबसे पुराने, सबसे सावधानी से संरक्षित पृष्ठों के साथ पाया, और उस शुरुआती पंक्ति को 100वीं बार पढ़ रही थी,
जिसने 2 साल पहले उसे पहली बार एक संशयवादी जांच में खींचा था, जिसने अंततः उसे उस संदेह की तुलना में काफी अधिक मूल्यवान चीज सिखाई थी जिसके साथ उसने शुरुआत की थी। खाते ने अभी भी ठीक वैसे ही पढ़ा जैसे उसने हमेशा पढ़ा था। मैं कीचड़ में जागा, मेरे मुंह में किसी और का नाम था, और कुछ ही पलों में समझ गया कि मैं 1 घंटे के भीतर मरने वाला था। वो 3 शताब्दी से मृत एक व्यक्ति के बारे में सोचती रही, जिसने जानबूझकर और बार बार ये तय करने से इनकार कर दिया था कि एक कहानी यह तय करे कि कौन मायने रखता है, और अंततः और पूरी तरह से समझ गई कि उसके अपने सावधान संशयवादी वर्ष के काम ने वास्तव में क्या हासिल किया था। संस्थापकों को गलत साबित करना नहीं, उनका आंख मूंदकर बचाव भी नहीं करना, बस ईमानदारी से। खाते ने हमेशा इसे विरासत में लेने वाले हर व्यक्ति से जो पूछा था वही करना, सिद्धांत को आगे बढ़ाना, पीढ़ी दर पीढ़ी, किसी भी नए रूप में जिसकी ईमानदार लेखा जोखा के चल रहे काम को वास्तव में आवश्यकता थी। एक ऐसे व्यक्ति से जिसे वो कभी नहीं मिली थी, जिसके विकल्पों ने 3 सदियों में केवल एक आदर्श संस्थापक के आरामदायक मिथक पर आराम करने के बजाय एक ऐसे संस्थान का निर्माण किया था जो अपने ही भटकाव की जांच करने और उसे सुधारने में वास्तव में सक्षम था। उसने चुपचाप कहा, मुझे लगता है कि मैं आखिरकार समझ गई हूं कि आपका क्या मतलब था। खाता समाप्त नहीं होता है, ये बस ईमानदारी से पूछता रहता है। जो कोई भी इसे आगे विरासत में पाता है, हर बार नए सिरे से उसी सिद्धांत को चुनने के लिए। उसने प्राचीन पृष्ठों को सावधानी से बंद कर दिया, वास्तविक बसे हुए शांति के साथ यह समझा कि इस सदियों लंबे खाते में उसका अपना अध्याय कितना भी छोटा क्यों न हो, उसने कितनी भी असंभावित शुरुआत को वहन किया हो, जो किसी भी भव्य महत्वाकांक्षा के बजाय साधारण संदेह से पैदा हुआ था, ने अपने ही ईमानदार तरीके से काम को ठीक एक पीढ़ी आगे बढ़ाया था। अध्याय 68, वो अंतिम पन्ना जो अंतिम नहीं है। अहजू 73 वर्ष की थी और लगभग 3 दशकों से अभिलेखागार की मुख्य इतिहासकार थी जब उन्होंने अंततः उस खाते में अपना खुद का योगदान जोड़ने का निर्णय लिया जिसे उन्होंने अपने पूरे वयस्क जीवन में अध्ययन करने, सुधारने और आगे बढ़ाने में बिताया था। काम पर बैठते हुए उन्होंने समझा कि यह कोई भव्य अंतिम बयान नहीं था, बल्कि एक ऐसे रिकॉर्ड में सिर्फ अगली ईमानदार प्रविष्टि थी जिसे कभी भी समाप्त होने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। मैं इस काम में एक संशयवादी के रूप में आई थी, उन्होंने शुरुआत की। उनकी लिखावट उनके बुढ़ापे के हाथों की तुलना में अधिक स्थिर थी, यह विश्वास करते हुए कि सावधान नकल की 3 सदियों ने 6 डरे हुए सर्वाइवर्स को वास्तविक जटिल लोगों की तुलना में किंवदंती के करीब किसी चीज में चिकना कर दिया था। मैं आंशिक रूप से सही थी। मुझे आखिरकार यह भी पता चला कि मैं अपने स्वयं के सावधान संदेह की तुलना में किसी काफी अधिक महत्वपूर्ण चीज को याद कर रही थी कि संस्थापकों ने तब से किसी भी पीढ़ी की तुलना में बेहतर समझा कि जानबूझकर ईमानदारी को चुनने का वास्तव में क्या मतलब था, और जो भटकाव मैंने पाया वो उनकी विफलता का प्रमाण नहीं था, बल्कि संस्थानों की साधारण मानवीय प्रवृत्ति थी कि वे पीढ़ी दर पीढ़ी आरामदायक हो जाते हैं जब तक कि कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से कठिन प्रश्न पूछते रहने का विकल्प नहीं चुनता। तीसरे वर्ष की औपचारिक छात्रवृत्ति के दौरान उन्होंने जिस सावधान पेशेवर इतिहासकार की आवाज को बनाए रखा था, उसकी तुलना में एक ऐसी प्रविष्टि को बंद करने के तरीके पर विचार करते हुए उन्होंने विराम दिया जो इसे लिखते हुए काफी अधिक व्यक्तिगत महसूस हुई। मैंने सहमति मानक कॉन्सेंट स्टैंडर्ड का निर्माण किया क्योंकि मेरा मानना था, और अभी भी है, कि लिन फैंग का मूल सिद्धांत ईमानदार लेखा जोखा आराम से माने जाने के बजाय जानबूझकर चुना गया तभी जीवित रहता है जब प्रत्येक पीढ़ी इसे नए सिरे से चुनती है, न कि केवल इसे बसे हुए समाप्त काम के रूप में विरासत में पाती है। मैं नहीं जानती कि इस खाते में मेरे अपने अध्याय के बाद क्या आता है। मैं केवल ये जानती हूँ कि मैंने 30 वर्षों में अगली पीढ़ी को वही छोड़ने की कोशिश की है जो मैंने इतिहासकार वेन शू और मुझसे पहले इस काम को आगे बढ़ाने वाले हर व्यक्ति से विरासत में पाया था। एक आदर्श संस्थान नहीं, बल्कि एक ईमानदार संस्थान जो अभी भी खुद से कठिन प्रश्न पूछ रहा है, अभी भी जानबूझकर इसके संस्थापकों द्वारा इसे पहली बार विस्तारित किए गए विश्वास के योग्य बने रहने का विकल्प चुन रहा है। उन्होंने अपनी कलम नीचे रख दी, प्रविष्टि को एक बार फिर पढ़ा और जीवन के काम की विशेष बसे हुए शांति को वास्तविक रूप से ईमानदारी से पूरा किया महसूस किया। इसलिए नहीं कि खाता खुद कभी भी नए पन्नों की आवश्यकता को बंद कर देगा, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने स्वयं के छोटे विचारशील तरीके से एक ऐसे सिद्धांत के साथ विश्वास बनाए रखा था जिसे एक अजनबी ने पहली बार एक जलते हुए पहाड़ पर चुना था, जो उस सटीक तारीख से 5 शताब्दी दूर था जिसे उन्होंने अब अपने स्वयं के सावधान हस्ताक्षर के बगल में रिकॉर्ड किया था। अभिलेखों के सबसे नए कनिष्ठ शोधकर्ता फंग जी नामक एक जिज्ञासु युवा व्यक्ति, जो महान इतिहासकार अहजू के सहमति सुधारों के बारे में अपनी खुद की दादी की कहानियों को सुनते हुए बड़े हुए थे,
ने दशकों बाद खाते के संचित अध्यायों के अपने पहले सावधान अध्ययन के दौरान प्रविष्टि को पाया, तब तक हजारों में से एक, सदियों के ईमानदार चल रहे रिकॉर्ड के पार उन लोगों द्वारा जोड़े गए जिनके नाम उन संस्करणों से काफी बड़े थे जिन्हें संस्थापक पीढ़ी कभी भी अपने सरल, ईमानदार विकल्पों का उत्पादन करने की कल्पना कर सकती थी। उन्होंने अहजू की प्रविष्टि को उसी सावधान, पूछताछ करने वाले ध्यान के साथ पढ़ा जो उन्होंने खुद कभी लिन फैंग के मूल पृष्ठों पर लाई थी, और वॉल्यूम को बंद करते हुए खुद को बिल्कुल वही समझने का विशेष, परिचित चक्कर महसूस किया जहां उनसे पहले की हर पीढ़ी कभी खड़ी थी, एक तैयार उत्तर के बजाय एक सिद्धांत को विरासत में पाना, और इस खाते के हर ईमानदार पाठक द्वारा अपनी बहुत पहली पंक्ति के बाद से सामना किए जाने वाले उसी आवश्यक विकल्प का सामना करना। कहानी समाप्त नहीं होती है। उन्होंने वॉल्यूम को सावधानी से वापस अपनी शेल्फ पर रखते हुए सोचा, उस स्पष्टता के साथ जिसे उन्होंने अपने पूरे जीवन में बिना पूरी तरह से इसके वजन को महसूस किए सुने जाने वाले किसी चीज को वास्तविक रूप से अंततः समझ लिया था। ये सिर्फ इसे अब पकड़े हुए किसी को भी अगला ईमानदार पन्ना लिखने के लिए कहती रहती है। उन्होंने कागज की एक ताजी शीट खोली और सावधानी से लिखना शुरू कर दिया। अध्याय 69। फैंग जी का पन्ना। फंग जी यह नहीं जानता था, जब वह अभिलेखागार के पश्चिमी पठन हॉल में अपने ताजे कागज की शीट के साथ बैठा था, कि वह वास्तव में क्या लिखने का इरादा रखता था, सिवाय इसके कि अहजू के समापन प्रविष्टि में किसी चीज ने एक ऐसे प्रश्न को अस्थिर कर दिया था जिसे उसने अपने बचपन से ही आधा अधूरा वहन किया था, अपनी दादी की उन सावधान, प्रशंसा भरी कहानियों को सुनते हुए, जिन्हें वह हमेशा से एक ऐसी संस्था के रूप में दूर से समझता था जो पहले से ही समाप्त हो चुकी थी, पहले से ही परिपूर्ण थी, जिसे उसके जैसे साधारण व्यक्ति से किसी और चीज की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय उसने उत्तर के बजाय एक प्रश्न के साथ शुरुआत की। मैंने अपना पूरा जीवन यह विश्वास करने में बिताया है कि यह खाता असाधारण लोगों का रिकॉर्ड था, उसने लिखा, ये करते हुए कि संकट के एक ऐसे पैमाने पर असाधारण चीजें कर रहे थे जिसके बारे में मैंने अनुमान लगाया था कि साधारण जीवन को कभी भी वास्तव में मुझसे आवश्यकता नहीं होगी। मैं युद्ध का नायक नहीं हूं। मैंने कभी भी अस्तित्व में आने के लिए किसी गठबंधन पर बातचीत नहीं की है, या दुनिया में ही किसी प्राचीन घाव को समाहित नहीं किया है, या एक ऐसा सुधार तंत्र नहीं बनाया है जिसने पूरे संस्थान के अभ्यास को नया आकार दिया हो। मैं एक कनिष्ठ शोधकर्ता हूँ, 23 वर्ष का, जो जीवनयापन के लिए पुरानी किताबें पढ़ता है और एक कठिन शोध प्रश्न से बड़ी किसी भी चीज द्वारा कभी भी परीक्षण नहीं किया गया है। मैं इस प्रविष्टि में ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ, क्या खाते में अभी भी मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए जगह है? या लिन फैंग के सिद्धांत को विरासत में पाने के लिए अंततः किसी ऐसे संकट की आवश्यकता होती है जो वास्तव में इसका परीक्षण करने के लिए काफी बड़ा हो? उसने प्रविष्टि को वहीं अधूरा और अनिश्चित छोड़ दिया, और शायद इसे पूरी तरह से अलग रख दिया होता, अपने कच्चेपन से शर्मिंदा होकर, यदि अभिलेखागार के वर्तमान मुख्य इतिहासकार, एक रोगी, विचारशील महिला जिसका नाम झाओ मिन था, जिसने एक दशक पहले अहजू की भूमिका को विरासत में लिया था, ने उसे वहां नहीं पाया होता, अभी भी उस अधूरे पन्ने को घूरते हुए, घर जाने के समय के घंटों बाद। झाओ मिन ने एक बार अहजू को दिखाए गए ताओ रुई के समान बिना जल्दबाजी के, वास्तविक रुचि के साथ उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए देखा। आप किसी चीज से जूझ रहे हैं। फैंग जी ने उसे प्रविष्टि दिखाई, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक अधूरे, अनिश्चित विचार को साझा करने की विशिष्ट वल्नरेबिलिटी को महसूस किया जिसकी अपनी काफी उपलब्धियों ने उसकी अपनी साधारण अनिश्चितता को तुलना में लगभग शर्मनाक रूप से छोटा महसूस कराया। झाओ मिन ने इसे सावधानी से पढ़ा, और जब उसने ऊपर देखा तो उसकी अभिव्यक्ति में उस बर्खास्तगी में से कुछ भी नहीं था जिसकी उसने आधी उम्मीद की थी। उसने कहा, मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही सवाल है, और मुझे लगता है यदि आप 5 सदियों में इस खाते की हर प्रविष्टि को ध्यान से देखते हैं तो आपको इसका ईमानदार उत्तर पहले से ही वहां आपका इंतजार करता हुआ मिलेगा। उसने अभिलेखागार के विशाल संचित शेल्फों की ओर इशारा किया। लिन फैंग ने किसी ऐसे एकल, असाधारण प्रतिभा के माध्यम से गठबंधन का निर्माण नहीं किया जिसे कोई और कभी भी दोहराने की उम्मीद नहीं कर सकता था। उसने दशकों में लगातार बनाए गए 1000 छोटे, ईमानदार विकल्पों के माध्यम से इसका निर्माण किया। अहजू ने कुछ एकल संकट के माध्यम से इस पूरे संस्थान के अभ्यास को नया सुधार नहीं किया। उसने शोध के 1 साल सावधान, पूरी तरह से बिना चमक दमक के, एक ऐसे संदेह का पालन करते हुए इसका निर्माण किया जिसे अधिकांश लोगों ने अकादमिक पांडित्य के रूप में खारिज कर दिया होता। उसने सीधे उसकी आंखों से मुलाकात की। खाते को असाधारण संकट की आवश्यकता नहीं है, फैंग जी।
इसके लिए साधारण ईमानदार ध्यान की आवश्यकता होती है, जो इतनी लगातार बनाए रखा जाता है कि यह अंततः किसी ऐसी चीज में जुड़ जाता है जो किसी भी एकल विकल्प की तुलना में अकेले उत्पादन कर सकती है। मुझे लगता है कि यह वास्तव में हर नाटकीय संकट के नीचे दबी हुई पूरी गुप्त सीख है जिसे इस खाते ने कभी रिकॉर्ड किया है कि संकट केवल तभी मायने रखते थे क्योंकि साधारण लोगों ने पहले ही उन ईमानदार आदतों के निर्माण में वर्षों बिताए थे जिन्होंने उन्हें उन संकटों का अच्छी तरह से सामना करने दिया। फेंग जी ने इस पर विचार किया, अपने स्वयं के अनिश्चित प्रश्न में कुछ ऐसा महसूस किया जो धीरे धीरे किसी ऐसी चीज में बस गया जिसके साथ वह वास्तव में काम कर सकता था। उसने पूछा, तब मैं वास्तव में क्या लिखता हूँ? यदि मुझे अपने स्वयं के प्रवेश को उचित ठहराने के लिए किसी असाधारण परीक्षण का इंतजार नहीं करना है। झाओ मिन ने साधारण रूप से कहा, आप वही लिखते हैं जिसे आपने वास्तव में नोटिस किया है। जिस तरह से इस खाते में हर ईमानदार प्रविष्टि शुरू हुई, उत्तर के साथ नहीं, बल्कि एक वास्तविक प्रश्न के साथ ईमानदारी से पूछा गया, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अभी तक यह नहीं जानने की असुविधा के साथ बैठने के लिए तैयार है कि यह कहाँ ले जाता है। फेंग जी अपने अधूरे पन्ने पर लौट आया और उसकी बातों पर विचार करते हुए पाया कि उसने जो प्रश्न पहले ही पूछा था उसमें बिल्कुल वही शुरुआत शामिल थी जिसकी वह तलाश कर रहा था। मुझे नहीं लगता कि खाते को असाधारण संकट की आवश्यकता है, उसने लिखा, जहां उसने छोड़ा था वहीं से जारी रखते हुए। मुझे लगता है इसे आरामदायक दूरी से प्रशंसा करने के बजाय सावधानी से पढ़ने पर इसे बिल्कुल उसी चीज की आवश्यकता है जो मैं अभी कर रहा हूं, एक ईमानदार अनिश्चित प्रश्न के साथ बैठना, बजाय इसके कि इसे खाते के भव्य इतिहास के अयोग्य के रूप में खारिज कर दिया जाए या इसके भीतर अपने स्वयं के छोटे स्थान को उचित ठहराने के लिए किसी कृत्रिम संकट का निर्माण किया जाए। मैं अभी तक नहीं जानता कि इस खाते में मेरा अपना अध्याय वास्तव में क्या शामिल करेगा। मैं केवल ये जानता हूं कि लिन फैंग का मूल विकल्प, ईमानदारी से मायने रखना, वास्तव में उसके सामने मौजूद लोगों के लिए, बजाय इसके कि किसी कहानी के लिए अनुमति देने का इंतजार करने के कि वह बिल्कुल भी मायने रखे, मेरे लिए ठीक उसी तरह उपलब्ध है जैसे वो उस पहली असंभव रात को उसके लिए उपलब्ध था। मुझे इसे चुनने के लिए जलते हुए पहाड़ की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल ईमानदारी से पूछते रहना है, जिस तरह से मुझसे पहले हर कोई स्पष्ट रूप से करता था, कि वो विकल्प वास्तव में मेरे जैसे साधारण व्यक्ति से क्या मांगता है। उसने अपनी कलम नीचे रख दी, प्रविष्टि को एक बार फिर पढ़ा और घंटों पहले एक अनिश्चित, आधे अधूरे प्रश्न के साथ बैठने के बाद पहली बार कुछ ऐसा लिखने की विशिष्ट, बसी हुई संतुष्टि को महसूस किया जो वास्तविक रूप से, ईमानदारी से उसका अपना था, असाधारण नहीं, कोई ऐसा अध्याय नहीं जिसे सदियों बाद उस तरह से याद किया जाएगा जिस तरह से लिन फैंग का मूल खाता रहा था, बल्कि सही, बिल्कुल उसी तरह से जैसे खाते का संस्थापक सिद्धांत हमेशा से वास्तव में मांग करता रहा है। कहानी समाप्त नहीं होती है, उसने ताज़ा पन्ने को सावधानी से बंद करते हुए सोचा, अंततः और पूरी तरह से समझते हुए कि उस सिद्धांत का हमेशा से क्या मतलब था। ये बस ईमानदारी से पूछती रहती है, जो भी इसे पकड़ रहा है, यह नोटिस करने के लिए कि वास्तव में क्या सच है, और इसे नीचे लिखने के लिए, जानबूझकर चुनने के लिए। अध्याय 70। गु न की बही, गु यान्स लेजर। यह अध्याय खाते की सामान्य संरचना से प्रस्थान करता है। इसके बाद जो है वो पर्यवेक्षित पुनर्रीबिल्डिंग के अपने दशकों के दौरान गु ना द्वारा रखी गई एक निजी बही से लिया गया है, जिसे उनकी मृत्यु के बाद उनके प्रभावों के बीच खोजा गया था और उनके अपने स्पष्ट पूर्व अनुरोध पर गठबंधन के संस्थापक इतिहास के एक औपचारिक परिशिष्ट के रूप में शामिल किया गया था। मैंने अब एक ऐसे गांव को फिर से बनाने में 11 साल बिताए हैं जिसे मैंने कभी उन कारणों से नष्ट करने का आदेश दिया था जो उस समय एक ऐसे व्यक्ति के लिए उपलब्ध एकमात्र उचित गणना की तरह महसूस हुए थे जो काफी बड़ी आपदा को रोकने की कोशिश कर रहा था। मैं ईमानदारी से रिकॉर्ड करना चाहता हूं कि मुझे गांव का मूल नाम पूरी तरह से याद नहीं है। मैंने जीवित बचे लोगों से 2 बार पूछा है और 2 बार कोमलता से बताया गया है, जैसे कि वे समझते हैं कि उस विशिष्ट भूलने को स्वीकार करने में मुझे कितनी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं इसे यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जो कोई भी अंततः इस बही को पढ़ता है वो समझ ले कि मैंने अपनी खुद की कन्विक्शन की कीमत को नहीं भूला है। मैंने बस कुछ विशिष्ट और शर्मनाक मामलों में उन विवरणों को खो दिया है जिन्होंने लागत को अमूर्त के बजाय वास्तविक बना दिया था, और मुझे लगता है कि भूलना अपने आप में एक प्रकार का निर्णय है जिसे किसी भी औपचारिक परिषद के वाक्य की तुलना में बैठना काफी कठिन है। इस काम के मेरे पहले दशक में चेन शू 2 बार आए। मुझे उनसे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने यथोचित रूप से यह मान लिया था। मुझे लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने उन सिद्धांतों पर एक पूरा गठबंधन बनाया जिनका मैंने 30 वर्षों तक सक्रिय रूप से विरोध किया था, उसे एक नष्ट हुए गांव के धीमे, बिना चमक दमक के पुनर्निर्माण में कोई वास्तविक रुचि नहीं होगी, चाहे मैंने इसके लिए कितना भी अपराध बोध क्यों न उठाया हो।
वो वैसे भी आए, दोनों बार, और मुझसे रणनीति या दर्शन या उस युद्ध के व्यापक आकार के बारे में कुछ नहीं पूछा जिससे हम कभी लड़े थे। उन्होंने मुझसे उस कुएं के बारे में पूछा जिसकी मरम्मत करने में मैं मदद कर रहा था। उन्होंने पूछा कि क्या मूल विनाश में माता पिता को खोने वाले बच्चों को उन्हें लेने के लिए तैयार परिवार मिले हैं। दूसरे शब्दों में, उन्होंने ठीक उसी प्रकार के छोटे, विशिष्ट प्रश्न पूछे जिन्हें मैंने यह विश्वास करने में 30 वर्षों तक बिताया कि वे किसी ऐसे व्यक्ति के ध्यान से नीचे थे जो वास्तव में किसी क्षेत्र की वास्तविक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। मैं अब समझता हूं, जितना मुझे होना चाहिए था उससे काफी बाद में, कि यह शक्ति और आदेश के बारे में मेरे द्वारा एक बार विश्वास की गई हर चीज का पूरा उत्तर था। मैं भारी ताकत के आवश्यक होने पर विश्वास करता था क्योंकि विकल्प, विशिष्ट, व्यक्तिगत लागत पर वास्तविक, रोगी ध्यान, कमान की दूरी से, मेरे द्वारा डरने वाली अराजकता के पैमाने के खिलाफ मायने रखने के लिए बहुत छोटा और बहुत धीमा प्रतीत होता था। मैं गलत था, अराजकता के वास्तविक होने के बारे में नहीं, समाधान के बारे में। छोटा, विशिष्ट ध्यान कभी भी वास्तव में बहुत धीमा नहीं था। ये सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत अधिक मांग कर रहा था जो पसंद करता था, मुझे लगता है, एक परिवार के विशिष्ट, अपूरणीय नुकसान के साथ बैठने के कठिन, अधिक ईमानदार काम की तुलना में भव्य रणनीति के आरामदायक अमूर्तन को। दूसरी प्रविष्टि, अभिलेखागार डेटिंग विश्लेषण के अनुसार पहली के लगभग 14 वर्ष बाद दिनांकित, कुआं समाप्त हो गया है। मैं इसका उल्लेख इसलिए नहीं कर रहा हूं कि 14 वर्षों में इस बही ने जो कुछ भी रिकॉर्ड किया है, उसके दायरे में एक अकेला कुआं मायने रखता है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि यह ईमानदारी से, वास्तविक मरम्मत की आवश्यकता के पूरे आकार का प्रतिनिधित्व करता है, भव्य इशारा नहीं, बल्कि रोगी, विशिष्ट, बिना चमक दमक का ध्यान, कंट्रिशन के किसी भी एकल नाटकीय कार्य की तुलना में काफी लंबे समय तक बनाए रखा गया है जिसे कभी भी पूरा किया जा सकता है। इसे लिखते हुए, मैं गठबंधन के संस्थापक सिद्धांत के बारे में सोचता हूं, जिसे मैंने कभी शासन दर्शन के रूप में तैयार किए गए सीधे सादे भावुकता के रूप में खारिज कर दिया था। आरामदायक मिथक पर ईमानदार लेखा जोखा। 30 वर्षों तक सेनाओं और प्रदर्शनों की कमान संभालते हुए, मैं यह नहीं समझ पाया था कि उस सिद्धांत को वास्तव में कितनी हिम्मत की आवश्यकता थी। भारी ताकत के माध्यम से आप आपदा को रोक रहे हैं, यह विश्वास करना काफी आसान है कि आप अपने स्वयं के विकल्पों ने वास्तविक, अपूरणीय लोगों को क्या कीमत चुकाई है, इसके विशिष्ट साक्ष्य के साथ धैर्यपूर्वक बैठना। इसे लिखते हुए, मैं पाठक की क्षमा नहीं मांगता हूं। मैं समझता हूं कि मैं इसका ऋणी नहीं हूं, और मुझे नहीं लगता कि गठबंधन का ईमानदार लेखा जोखा का सिद्धांत पहली बार में कभी भी क्षमा के बारे में था। मुझे लगता है कि यह हमेशा से, सीधे तौर पर, सच्चाई के बारे में था, सादे रूप में बोली गई, इस बात की परवाह किए बिना कि वो सच्चाई बोलने वाले के लिए कितनी असहज साबित होती है। मैंने आवश्यक क्रूरता के बारे में अपनी खुद की सुविधाजनक कहानी पर विश्वास करने में 30 साल बिताए। मैंने इसके बाद के वर्षों को ईमानदारी से और अपूर्ण रूप से, इसके बजाय एक सच्ची कहानी बताने की कोशिश में बिताया है। अंतिम प्रविष्टि, अभिलेखागार विश्लेषण के अनुसार, गुना की मृत्यु से ठीक पहले दिनांकित, मैं अब एक बूढ़ा आदमी हूं, और मैं खुद को, गठबंधन के खाते में इस बही के अंतिम समावेश पर विचार करते हुए पाता हूं, वास्तविक रूप से अनिश्चित हूं कि मैं वास्तव में इससे क्या पूरा करना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता कि मेरे अपने प्रतिबिंब मेरे द्वारा नुकसान पहुंचाए गए हर व्यक्ति की ईमानदार गवाही के साथ समान वजन के योग्य है। मैंने अभिलेखागार के वर्तमान इतिहासकार से इसे स्पष्ट करने के लिए कहा है, जिस भी संदर्भ में ये बही अंततः प्रकट होती है, कि मैं अपनी खुद की देर से, अपूर्ण समझ को उस वास्तविक लागत के खिलाफ संतुलन के रूप में पेश नहीं कर रहा हूं जो मेरी कन्विक्शन ने कभी उन लोगों से निकाली थी जिन्होंने इसे सहन करने का कभी विकल्प नहीं चुना था। इसके बजाय, मुझे लगता है, मैं इस बही की पेशकश कर रहा हूं क्योंकि मेरा मानना है, एक बार उम्मीद से काफी लंबे समय तक जीने के बाद, कि गठबंधन का संस्थापक सिद्धांत इसके पक्ष में एक और ईमानदार साक्ष्य का हकदार है, किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं जो हमेशा इस पर विश्वास करता था, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने 30 वर्षों तक सक्रिय रूप से इसका विरोध किया था, और अंततः, धीरे धीरे, छोटे, रोगी, बिना चमक दमक के मरम्मत के दशकों से अधिक कुछ भी नाटकीय नहीं होने के माध्यम से, ये समझने के लिए आया कि यह क्यों सही था, और वास्तव में मेरी अपनी सर्टेनिटी, कितनी भी वास्तविक रूप से क्यों ना हो, क्यों नहीं थी। चेन शू ने मुझे एक बार, उस किले के कक्ष में जहां मैंने जो कुछ भी बनाया था वह अंततः ढह गया, बताया था कि मैंने कभी भी खुद को यह विश्वास करने नहीं दिया कि कोई दूसरा रास्ता संभव है जब तक कि वो सीधे मेरे सामने खड़ा नहीं था। मुझे लगता है कि यह सबसे सच्ची बात थी जो किसी ने मेरे पूरे जीवन में मुझसे कही थी। मुझे नहीं पता कि बही ने मेरे द्वारा किए गए काम का इतिहास कैसे निर्णय करता है, इसके बारे में कुछ बदलता है या नहीं।
मैं केवल ये जानता हूं कि मैंने इन अंतिम दशकों में ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि यह कम से कम ईमानदारी से समझे कि मैंने इसे करने से अंततः क्या सीखा है। अध्याय 71 बाय लिंक का अपना खाता। यह अध्याय बाय लिंक द्वारा अपने अंतिम वर्षों में अपने ही पोते पोतियों के अनुरोध पर रचित एक अलग पांडुलिपि से लिया गया है, जो संस्थापक वर्षों के खाते को इसके सबसे प्रसिद्ध आवाज के अलावा किसी अन्य से सुनना चाहते थे। इसे उसकी मृत्यु के बाद अभिलेखागार में जोड़ा गया, उसी कॉन्सेंट स्टैंडर्ड का पालन करते हुए जिसे बाद में गुना की बही पर लागू किया गया था। खाता पढ़ने वाले हर व्यक्ति को पहाड़ के जलने की रात का चेन शू का संस्करण पता है। प्रशिक्षण के मैदान, नौक पार करना, वो निर्णय जिसने हम में से 6 को डीकन जो के आदेश का पालन करने वाले सभी लोगों के साथ मरने देने के बजाय बचाया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह उस जगह से कैसा दिखता था जहां मैं वास्तव में खड़ी थी, क्योंकि मुझे लगता है कि उस रात का एक हिस्सा है जिसे कोई और रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, और मैं नहीं चाहती कि यह सिर्फ इसलिए खो जाए क्योंकि मैं कभी भी कहानी बताने वाली नहीं थी। मैं उस पर भरोसा नहीं करती थी। मैं चाहती हूँ कि किसी भी अन्य चीज से पहले इसे स्पष्ट रूप से समझा जाए। एक अजनबी जिसे मैं मुश्किल से जानती थी, मेरे पूरे जीवन की सबसे खराब रात में उस आत्मविश्वास के साथ आदेश दे रहा था जो किसी भी 9वें रैंक के शिष्य के पास नहीं होना चाहिए था। मैंने उसका अनुसरण किया क्योंकि वेई चेन ने उसका अनुसरण किया, और क्योंकि मैं जो भी अन्य विकल्प देख सकती थी वो प्रशिक्षण के मैदान की ओर ले जाता था, और मेरे अपने अंतर्ज्ञान में कुछ ऐसा था जो पूर्व ज्ञान या पुनर्जन्म या उन असंभव चीजों के बारे में कुछ भी समझने से काफी पहले था जिन्हें मैं अंततः सीखूंगी, ने मुझे बताया कि प्रशिक्षण के मैदान गलत थे। मैं कुछ ऐसा कहना चाहती हूँ जिसे खाते ने 5 सदियों की सावधान, ईमानदार कहानी कहने में कभी पूरी तरह से कैद नहीं किया है। मैंने उस रात अपने शिक्षक के लिए शोक व्यक्त किया, एक ऐसे आदेश से दूर जाते हुए जिसका मैंने अपने पूरे जीवन में पालन किया था, इसके बजाय एक ऐसे लड़के पर भरोसा किया जिसे मैं मुश्किल से जानती थी। ईमानदारी से कहूं तो मैंने उनके लिए शोक व्यक्त करना कभी बंद नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि सही चुनाव करने से वो शोक मिट जाता है, और मुझे लगता है कि इस खाते ने अपनी सारी वास्तविक ईमानदारी के लिए कभी कभी चुनाव के नाटक को उसके साधारण खर्च पर भारी पड़ने दिया है। इस तथ्य को कि मैंने उस पहले पूरे वर्ष को 1000 छोटे तरीकों से अपने शिक्षक को याद करते हुए बिताया, जिसे युद्ध के किसी भी रणनीतिक खाते को रिकॉर्ड करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। लोग मुझसे, यहाँ तक कि अब भी, पूछते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करना कैसा था जो उस तरह से पूरी तरह से मानव नहीं था जिस तरह से हम में से बाकी लोग इस शब्द को समझते थे। मैं इसका ईमानदारी से उत्तर देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यह एक ईमानदार उत्तर का हकदार है, और क्योंकि मुझे लगता है कि खुद चेन शू इसे आराम से अनपरीक्षित छोड़े जाने के बजाय रिकॉर्ड किया जाना चाहते थे। अधिकांश दिन यह अजीब नहीं था। मैं चाहता हूं कि इसे स्पष्ट रूप से समझा जाए। वो उन्हीं चीजों पर हंसे जिन पर मैं हंसती थी। वो उसी थकाऊ प्रशासनिक काम से निराश हो गए जिसे हर कोई थकाऊ पाता है। उन्होंने उग्र रूप से प्यार किया और लगातार चिंता की और ऐसा अपराध बोध उठाया जिसे वो कभी भी पूरी तरह से नीचे रखने में सक्षम नहीं थे, किसी भी ऐसे व्यक्ति की तरह जिसने लोगों को अपने खाते पर मरते हुए देखा है, चाहे वो मरना टालने योग्य था या नहीं। कभी कभी यह अजीब था, ऐसे तरीकों से जिनके बारे में मुझे लगता है कि खाते ने कभी पूरी तरह से कैद नहीं किया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शब्दों में पूरी तरह से कैद करना संभव है। वो कभी कभी शांत हो जाते थे, उन तरीकों से जिनका उनके आसपास होने वाली बातचीत से कोई लेना देना नहीं था, सोच रहे थे। मैंने अंततः समझा, एक ऐसे जीवन के बारे में जो उन्होंने इससे पहले जिया था, एक ऐसी दुनिया में जिसे हम में से बाकी लोग कभी भी देख या समझ नहीं सकते थे। उन्होंने मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं बताया। मैंने अक्सर नहीं पूछा। मैं किसी तरह समझ गई कि यह एक निजी शौक था, हम में से किसी के भी उनके साथ साझा किए गए किसी भी चीज से काफी पुराना था, और कुछ चीजें अकेले उनकी ही रहने की हकदार थीं, इस बात की परवाह किए बिना कि हमारे साथ हमारे जीवन के बारे में बाकी सब कुछ उस खाते का हिस्सा बन गया जिसे पूरी तरह से दुनिया अंततः पढ़ेगी। मैंने हमारे जीवन के अंत में एक बार उनसे पूछा था कि क्या उन्हें इसकी याद आती है, वो दुनिया जिससे वो आए थे, जो कुछ भी यह वास्तव में रहा हो। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें याद नहीं है, ज्यादातर, सिवाय विशिष्ट, शांत तरीके के जिसमें आप किसी ऐसे जीवन को याद कर सकते हैं जिसे आपने बस अपनी उम्र से अधिक बढ़ा दिया है बजाय किसी ऐसे के जिसे आप वास्तव में वापस चाहते थे। उन्होंने मुझे बताया कि यह जीवन, जिसे हमने एक साथ बनाया था, वह एकमात्र जीवन था जो कभी भी उनके चुनने के लिए वास्तविक रूप से महसूस हुआ था। मैंने उन पर विश्वास किया। मैं अभी भी उनकी मृत्यु के बाद से इन सभी वर्षों में उन पर विश्वास करती हूँ। खाते में उनके अपने शब्दों को उस सटीक याद के साथ पढ़ती हूँ कि उन्होंने इसे कैसे कहा था,
एक साधारण शाम को मेरे सामने बैठे हुए जिसे खाते को रिकॉर्ड करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि इसमें कुछ भी नाटकीय नहीं हुआ था। मैं इस खाते को किसी ऐसी चीज के साथ बंद करना चाहती हूं जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि औपचारिक इतिहास ने कभी 5 सदियों की ईमानदार, सावधान कहानी कहने में पूरी तरह से कहा है। हम डरे हुए लोग थे, असंभव विकल्प चुन रहे थे, एक ऐसे युद्ध में जिसे हम में से किसी ने भी इसका हिस्सा बनने के लिए वास्तव में नहीं चुना था। मुझे लगता है कि इस खाते ने सम्मानजनक, प्रशंसात्मक पुनर्कथन की पीढ़ियों में कभी कभी हमें अपनी वास्तविक अनिश्चितता के बीच में खड़े होने पर पल में जितना महसूस किया था उसकी तुलना में अधिक बहादुर बना दिया है। मैं रिकॉर्ड में दिखाना चाहती हूँ, ईमानदारी से, कि मैं उस युद्ध के लगभग हर एक दिन डरी हुई थी, और वह डर वास्तव में कभी दूर नहीं हुआ, यहाँ तक कि दशकों बाद भी, यहाँ तक कि हम दोनों ने मिलकर जो कुछ भी बनाया था उसके साबित होने के बाद भी, मेरी उम्मीद से कहीं अधिक अच्छी तरह से, कि यह वास्तव में टिक सकता है। मुझे लगता है कि यह सबसे सच्ची बात है जिसे मैं एक ऐसे खाते में जोड़ सकती हूँ जो पहले से ही, ज्यादातर, जितना कोई उचित रूप से पूछ सकता था, उतनी ईमानदारी से सच्चाई बता चुका है। हम असाधारण लोग नहीं थे जो बस डरे हुए नहीं थे। हम साधारण लोग थे जिन्होंने डर के बावजूद बार बार जानबूझकर ईमानदारी से काम करने का विकल्प चुना था। मुझे लगता है कि पीढ़ियों के बाद इसे पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए वास्तव में समझने के लिए ये किसी भी ऐसे आरामदायक मिथक की तुलना में काफी अधिक उपयोगी चीज है, जिसमें संस्थापकों को ये सब किसी भी तरह से जितना वास्तविक था उससे कहीं अधिक आसान लगा। ये कभी आसान नहीं था। मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद और खुद इसे कहने में सक्षम नहीं होने से पहले, मेरे अपने नाम से, मेरे अपने शब्दों में, इसे स्पष्ट रूप से समझा जाए। ये कभी आसान नहीं था। हमने फिर भी इसे चुना। मुझे लगता है कि हमने जो कुछ भी बनाया है, यह उसकी पूरी, ईमानदार सच्चाई है। अध्याय 72, सु याओ का दरवाजा। यह अध्याय सु याओ द्वारा अपने जीवन के अंतिम वर्षों में स्नातक होने वाले अकादमी के छात्रों को दिए गए शिक्षण व्याख्यानों की एक श्रृंखला से लिया गया है, जिन्हें उनके छात्रों द्वारा ट्रांसक्रिप्ट किया गया था और बाद में उनकी स्पष्ट अनुमति के साथ गठबंधन के खाते के एक औपचारिक परिशिष्ट के रूप में संकलित किया गया था। मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रही हूं जो मैंने कभी औपचारिक इतिहासकारों को नहीं बताया है, जबकि उन्होंने 500 वर्षों तक मुझसे इसके बारे में पूछा। मैं चाहती हूं कि आप इस अकादमी को छोड़ने से पहले इसे समझें, क्योंकि मुझे लगता है कि यह आपके यहाँ वर्षों के दौरान मैंने आपको सिखाई गई किसी भी रणनीति या फॉर्मेशन तकनीक से अधिक मायने रखता है। मैंने एक बार अकेले एक रसोई के क्लीवर, मांस काटने के हथियार के साथ एक दरवाजा पकड़ा था, ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने बिना किसी क्षण की झिझक के मेरे पीछे के सभी लोगों को मार डाला होता। मैं 15 वर्ष की थी। मैं खुद को बहादुर महसूस नहीं कर रही थी। मैं चाहती हूं कि इसे स्पष्ट रूप से समझा जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस खाते ने उस पल को वास्तव में जितना महसूस हुआ था, उसकी तुलना में काफी अधिक वीरतापूर्ण ध्वनि में बदल दिया है। वहां खड़े होकर निश्चित थी कि मैं 1 घंटे के भीतर मरने वाली थी और यह भी निश्चित थी कि आगे बढ़ने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगी। चेन शू मुझे वहां मिले। मैंने इस कहानी को इतनी बार, इतने दशकों में इतनी बार कहा है कि मुझे कभी कभी चिंता होती है कि वास्तविक स्मृति चिकनी हो गई है, जिस तरह से नदी में एक पत्थर चिकना हो जाता है, जब तक कि आप मूल आकार को उस आकार से अलग नहीं बता सकते जो इसे बताने वाले ने दिया है। लेकिन मुझे ये स्पष्ट रूप से याद है, अभी भी, उस पूरी भयानक रात की लगभग किसी भी अन्य चीज की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से, शुरुआत में मैंने उस पर भरोसा नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं। वो एक अजनबी था, और उस विशेष रात में अजनबियों का मतलब मौत था, और मैंने हमारे दोनों के आसपास की अराजकता के बावजूद उसकी आवाज में कुछ आने से पहले एक लंबे, सावधान पल के लिए उस क्लीवर को उसकी ओर पकड़ा रखा था, स्थिर, ईमानदार, पूरी तरह से बिना जल्दबाजी के, जिसने मुझे आश्वस्त किया कि वो सच बोल रहा था। मैं चाहती हूं कि आप विश्वास के बारे में कुछ समझें, क्योंकि मुझे लगता है कि यह इस अकादमी द्वारा आपको हमारे संस्थापकों के बारे में सिखाई जाने वाली हर नाटकीय कहानी के नीचे छिपा हुआ वास्तविक पाठ है। विश्वास कोई एक निर्णय नहीं है जो एक बार बनाया गया और समाप्त हो गया। मैंने उस रात चेन शू पर भरोसा किया क्योंकि इसके पीछे के सभी लोगों के लिए विकल्प निश्चित मौत था। मैंने उस पर फिर से पूरी तरह से और पूरी तरह से, लगभग 1 साल बाद तक पूरी तरह से भरोसा नहीं किया, इसलिए नहीं कि उसने मुझे संदेह करने का कभी कोई कारण दिया, बल्कि इसलिए कि विश्वास, वास्तविक विश्वास, धीरे धीरे 100 छोटे पुष्टिकरणों के माध्यम से बनाया जाता है, न कि किसी एक नाटकीय पल में पूरी तरह से प्रदान किया जाता है बस इसलिए कि कहानी की आवश्यकता होती है कि ऐसा हो। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि क्या मुझे उस जीवन का अफसोस है जो मेरे पास हो सकता था, वह जहां जी हान मुझे खंडहरों में मिले,
वो जिसे मूल कहानी ने कथित तौर पर चेन शू की पसंद से सब कुछ पुनर्निर्देशित करने से पहले मेरे लिए इरादा किया था। मैं इसका उत्तर ईमानदारी से देना चाहती हूँ, एक अंतिम बार, क्योंकि मैं समझती हूँ कि यह व्याख्यान रिकॉर्ड किया जा सकता है और मेरे जाने के लंबे समय बाद अध्ययन किया जा सकता है। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। मैं चाहती हूँ कि बिना किसी योग्यता के इसे समझा जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप कुछ और भी समझें, कुछ ऐसा जिसके बारे में मुझे लगता है कि इस खाते ने कभी कभी मेरी पसंद को एक साफ, संतोषजनक समाधान देने की अपनी उत्सुकता में चिकना कर दिया है। मैंने वर्षों बिताए ईमानदारी से ये सोचते हुए। अफसोस नहीं, बिल्कुल सोच रही थी। एक अंतर है, और मुझे लगता है कि यह मायने रखता है, और मुझे लगता है कि यह नाटक करना कि वह सोचना कभी नहीं हुआ था, उन सभी लोगों के साथ अन्याय करता है जिन्होंने अभी तक उस जीवन के बारे में कुछ निजी जिज्ञासा रखते हुए भी एक वास्तविक, चुना हुआ जीवन बनाया है जिसे वे जीने के लिए नहीं मिले थे। मैंने इस अकादमी का निर्माण अपने खुद के हाथों से किया, उन लोगों के साथ जिन्होंने मेरे साथ इसे बनाने का विकल्प चुना था। मैंने दशकों के वास्तविक, चुने हुए उद्देश्य में, जितने छात्रों की मैं कभी गिनती कर सकती थी, उससे काफी अधिक छात्रों को पढ़ाया। मैंने कभी शादी नहीं की, परिस्थिति के बजाय पसंद से, और मैं चाहती हूँ कि इसे भी समझा जाए कि एक पूर्ण, सार्थक जीवन के लिए हर पारंपरिक आकार की आवश्यकता नहीं होती है जिसके बारे में लोग कभी कभी मानते हैं कि इसे होना चाहिए। मैंने इस जीवन को चुना। मैंने इसे जानबूझकर चुना, उसी तरह जैसे चेन शू ने मुझे किसी ऐसी भूमिका में छोड़ने के बजाय मुझे बचाने का विकल्प चुना जो कभी एक कहानी ने मुझे सौंपी थी। मुझे लगता है कि यह अफसोस के बारे में मुझसे कभी भी पूछे गए हर प्रश्न का वास्तविक उत्तर है। आप किसी ऐसे जीवन पर अफसोस नहीं कर सकते जिसे आपने वास्तव में जानबूझकर चुना था, भले ही आपका कोई छोटा, ईमानदार हिस्सा कभी कभी उन सड़कों के बारे में सोचता हो जिन्हें आपने नहीं अपनाया था। मैं उस चीज के साथ बंद करना चाहती हूँ जिसे मैं वास्तव में आपको सिखाने के लिए यहाँ आई थी, इससे पहले कि मैं इसे ठीक से सिखाने के वर्षों से बाहर हो जाऊं। आप कभी न कभी अपने खुद के दरवाजों का सामना करेंगे, शाब्दिक वाले नहीं, सबसे अधिक संभावना है, हालांकि आप में से कुछ लोग उनका सामना भी कर सकते हैं। ऐसे पल जहां आपको वास्तविक दाम और वास्तविक अनिश्चितता के साथ ये तय करना होगा कि क्या किसी ऐसी चीज के लिए अपनी जमीन पर टिके रहना है जो सुरक्षा के लायक है, तब भी जब उस पर टिकना आपको पूरी तरह से डरा देता है। मैं चाहती हूं कि आप कुछ ऐसा समझें जिसके बारे में मैं चाहती हूं कि काश किसी ने मुझे बताया होता, दोनों हाथों में एक क्लीवर कांपते हुए 15 साल की उम्र में वहां खड़े होकर। डर का मतलब यह नहीं है कि आप इसे गलत कर रहे हैं। डर बस वही है जो वास्तव में पकड़ने लायक दरवाजा पकड़ने पर महसूस होता है। मैंने अपना पकड़ा, कोई आया, अंततः, हालांकि जब मैंने रुकने का फैसला किया था तब मेरे पास इसकी कोई गारंटी नहीं थी। मुझे लगता है कि इस अकादमी ने आपको सिखाने की कोशिश की है, उसके नीचे ये पूरी, ईमानदार सीख है। अपना दरवाजा पकड़ो ईमानदारी से, उन कारणों से जो वास्तव में आपके लिए मायने रखते हैं, और विश्वास करो कि चुनना अपने आप में कुछ मूल्य रखता है, इस बात की परवाह किए बिना कि मदद समय पर पहुंचती है, या बिल्कुल भी पहुंचती है या नहीं। मैं भाग्यशाली थी, मदद आ गई। मैं चाहती हूं कि आप इस अकादमी को छोड़ते हुए समझें कि भाग्य की गारंटी आप में से किसी को भी नहीं दी जाती है, जिस तरह से यह मेरे लिए गारंटी दी गई थी। लेकिन दरवाजा पकड़ने की पसंद, वो हिस्सा, मुझे लगता है, हमेशा आपका अपना होता है, इसके बाद जो भी हो उसकी परवाह किए बिना। मुझे आशा है कि आप जिन भी दरवाजों का सामना करते हैं, आप उन्हें उतनी ही ईमानदारी से पकड़ते हैं जितनी ईमानदारी से मैंने अपना पकड़ने की कोशिश की थी। अध्याय 73, वेई चेन की छोटी बातों का बही खाता। यह अध्याय वेई चेन द्वारा लगभग 60 वर्षों तक रखी गई एक व्यक्तिगत डायरी से लिया गया है, जिसके कुछ हिस्सों को उनके वंशजों ने उनकी मृत्यु के बाद गठबंधन के विवरण में शामिल करना चुना, जिसमें उनकी ज्ञात इच्छाओं की पारिवारिक गवाही के माध्यम से मृत्यु के बाद अभिलेखागार के सहमति मानक, कॉन्सेंट स्टैंडर्ड, को लागू किया गया था। मैं हम में से सबसे प्रतिभाशाली कभी नहीं था। मैं इसे साफ तौर पर अपने ही शब्दों में कहना चाहता हूं, इससे पहले कि कोई और मेरे लिए इसे ज्यादा नजाकत से कहे। बायलिंग का सामना करने वाला लगभग हर व्यक्ति हार जाता था। सु याओ के पास एक तरह का उग्र, अटूट विश्वास था जिसकी मैंने दशकों तक प्रशंसा की और मैं कभी उसकी बराबरी नहीं कर पाया। लिन फंग के पास ऐसा ज्ञान और विवेक था जिसे हम में से कोई भी पूरी तरह से समझ नहीं सका, तब भी नहीं जब उसने इसे हमें उतनी ईमानदारी से समझाया जितना वह जानता था। मैं तो बस वो लड़का था जो इस सब की शुरुआत से पहले 6 वर्षों तक अभ्यास में उससे 10 में से 9 बार हारता था। मैं ईमानदारी से ये लिखना चाहता हूं कि असल में वह कैसा महसूस होता था, एक ऐसी कहानी में साधारण व्यक्ति होना जिसे इतिहास अंततः असाधारण मानेगा। मैं ये कड़वाहट के साथ नहीं कह रहा हूं।
मैं चाहता हूं कि इसे स्पष्ट रूप से समझा जाए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इस संस्थापक कहानी की 5 सदियों की प्रशंसनीय पुनरावृत्ति ने कभी कभी ऐसा प्रतीत कराया है कि इस कहानी से जुड़े हर महत्वपूर्ण व्यक्ति में कोई आसानी से पहचाने जाने वाली असाधारण खूबी थी, और मुझे लगता है कि यह हर उस साधारण व्यक्ति के साथ अन्याय है जो इस वृत्तांत को पढ़ेगा और सोचेगा कि क्या वे भी किसी ऐसी चीज के लिए मायने रख सकते हैं जो निर्माण करने योग्य है। मैं मायने रखता था क्योंकि मैं मौजूद रहा। यही एकमात्र रहस्य है, यदि कोई है तो। मैं उस पहली रात छात्रावास में जागा क्योंकि मेरे भीतर का कोई हिस्सा 6 साल की साधारण दोस्ती के माध्यम से कमरे के उस पार सो रहे व्यक्ति पर पूरा ध्यान देना सीख गया था। जब हत्यारा आया तो मैं अलार्म के लिए इसलिए नहीं दौड़ा कि मैं लड़ने के लिए सबसे मजबूत व्यक्ति उपलब्ध था, बल्कि इसलिए दौड़ा कि मैं वो व्यक्ति था जिसने किसी भी अन्य व्यक्ति से पहले यह महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने एक बार एक ऐसे आदेश का विरोध किया था जो सीधे मेरी अपनी मृत्यु की ओर ले जाता, भूल जाने का एक गठन परीक्षण डर, फॉर्मेशन ट्रायल फेयर, और इसके बजाय मैंने बस दिन प्रतिदिन लगातार उपस्थित होकर विरोध किया, तब तक जब तक कि वो डर सच लगना बंद नहीं हो गया। मैंने इस गठबंधन में 4 बच्चों की परवरिश की और 41 साल तक जिस पत्नी से प्यार किया उसे दफनाया, और इस वृतांत का कोई भी अकेला अध्याय जितने को ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर सकता, उससे कहीं अधिक युवा साधना करने वालों को पढ़ाया। मैं चाहता हूं कि इसे युद्ध के दौरान मैंने जो भी किया उससे पूरी तरह अलग, अपनी तरह की एक उपलब्धि के रूप में समझा जाए। मुझे लगता है कि यह वृतांत नाटकीय संकट पर अपने समझने योग्य ध्यान के कारण कभी कभी यह भूल जाता है कि एक वास्तविक रूप से जिया गया जीवन संकटों के बीच के साधारण वर्षों में घटित होता है। बच्चों की परवरिश, वे छोटे दैनिक विकल्प जो एक शादी या दोस्ती या एक कामकाज करने वाले संस्थान का निर्माण करते हैं, वो बेदाग, धैर्यवान काम जिसे कोई भी एकल नाटकीय अध्याय पूरी तरह से कभी कैद नहीं कर सकता। मेरी बेटी मेलिन इस पूरे गठबंधन की प्रथम मंत्री बनी। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि मुझे युद्ध के दौरान खुद अपनी किसी भी उपलब्धि से ज्यादा इस बात पर गर्व है, और मुझे लगता है कि यही गर्व इसका मुख्य बिंदु है। मैं कभी भी इस कहानी का केंद्रीय पात्र बनने के लिए नहीं था। मुझे लगता है मैं तो बस वह साधारण व्यक्ति बनने के लिए था जो इतनी लगातार उपस्थिति दर्ज कराए कि जब उसकी अपनी बारी आए तो एक असाधारण बेटी के पास खड़े होने के लिए कोई ठोस जगह हो। मैं इस बहीखाता को उस बात के साथ बंद करना चाहता हूं जिसे मैंने असल में 60 वर्षों तक धीरे धीरे एक साधारण दिन करके सीखा। निर्माण करने योग्य किसी चीज के लिए मायने रखने के लिए आपको कमरे में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति होने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल उन लोगों और सिद्धांतों के लिए ईमानदारी से लगातार उपस्थित रहने की आवश्यकता है जो वास्तव में उपस्थित होने लायक है। मैं अभ्यास में लिन फैंग से 10 में से 9 बार हारा, 6 साल तक, और पीछे मुड़कर पूरे जीवन को देखते हुए मुझे लगता है कि 10वीं बार के लिए उपस्थित होना, बार बार, सबसे महत्वपूर्ण कौशल था जिसे मैंने कभी वास्तव में विकसित किया। मैं एक बार भुला दिए जाने से डरता था, अपनी ही गहरी से गहरी डर से बने एक परीक्षण गठन में। अब, उस अकेले डरावनी रात से कहीं आगे एक पूरा जीवन जी चुकने के बाद, मैं समझता हूं कि वो डर कभी वास्तव में सच नहीं था। इसलिए नहीं कि मैं याद रखे जाने की गारंटी देने के लिए पर्याप्त असाधारण हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने 60 वर्षों के साधारण, लगातार चुनने के माध्यम से यह सीख लिया कि जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनके लिए उपस्थित होना अपने आप में मायने रखने का एक तरीका है, इस बात की परवाह किए बिना कि क्या कोई इतिहासकार कभी इसे लिखने की जहमत उठाता है। मैं इसे वैसे भी लिख रहा हूं, यहां, अपने ही हाथ से, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी को लिखना चाहिए। इतिहास के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए, ताकि वे ठीक ठीक समझ सकें कि उनके दादा वास्तव में क्या मानते थे, अपने स्वयं के शब्दों में, कि एक सार्थक जीवन जीने का क्या अर्थ होता है। आपको असाधारण होने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल उपस्थित होने की आवश्यकता है। मैं आपसे वादा करता हूं, इसे जी चुके होने के नाते, कि यह पर्याप्त है। अध्याय 74, हान झेंगई की स्वीकारोक्ति। यह अध्याय हान झेंगई द्वारा अपने जीवन के अंतिम दौर में गठबंधन की ऐतिहासिक परिषद को दिए गए एक औपचारिक बयान से लिया गया है, जो विशेष रूप से उनके पाला बदलने, डिफेक्शन, के बारे में उन सवालों को संबोधित करने के लिए था, जिन्हें उन्हें लगता था कि प्राथमिक विवरण ने कभी पूरी तरह से, ईमानदारी से नहीं परखा था। मैंने इस गठबंधन के इतिहासकारों द्वारा इसके होने के बाद के दशकों में मेरे अपने पाला बदलने के संबंध में तैयार किए गए हर विवरण को पढ़ा है, और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेरा मानना है कि उनमें से हर एक अनिवार्य रूप से ईमानदार रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मेरा मानना है कि उनमें से किसी ने भी पूरी तरह से यह नहीं पकड़ा कि मैं उस समय उस शिविर में खड़े होकर वास्तव में क्या महसूस कर रहा था, जब मैंने 11 साल की बिना किसी सवाल के की गई सेवा के बाद पहली बार किसी आदेश को अस्वीकार किया था।
मैं अब अपने ही शब्दों में, इससे पहले कि मैं ऐसा करने में असमर्थ हो जाऊं, ये कोशिश करना चाहता हूं। मैंने उस आदेश को इसलिए अस्वीकार नहीं किया कि मुझे अचानक कोई ऐसा विवेक मिल गया जिसकी पिछले 11 वर्षों में किसी तरह कमी थी। मैं चाहता हूं कि इसे स्पष्ट रूप से समझा जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वृत्तांत ने कभी कभी ठीक यही संकेत दिया है। एक नाटकीय, एकल नैतिक जागरण, जो लिन फैंग के पत्रों और मेरे अपने सावधानीपूर्वक पुनर्विचार से पैदा हुआ था। सच्चाई कम सुखद है और मुझे लगता है कि काफी हद तक अधिक ईमानदार है। मेरे पास पूरा समय विवेक था। मैंने सिर्फ 11 साल इसे सुनने से बचने के लिए तेजी से परिष्कृत कारण खोजने में बिताए, क्योंकि इसे सुनने के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक होता कि जिस व्यक्ति ने 12 साल की उम्र में मेरी जान बचाई थी, उसने वह उद्धार काफी हद तक जारी क्रूरता की नींव पर बनाया था, और मैं नहीं चाहता था कि वो सच हो। लिन फैंग के पत्रों ने मेरा संदेह पैदा नहीं किया। मैं चाहता हूं कि इसे स्पष्ट रूप से समझा जाए। उन्होंने मुझे उस संदेह को दबाना बंद करने की अनुमति दी जो मुझसे पहले कभी उसे पत्र लिखने से वर्षों पहले से चुपचाप मौजूद था। मुझे लगता है कि यह मायने रखता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस वृत्तांत को पढ़ने वाले युवा साधना करने वाले यह माने कि नैतिक साहस अचानक, बाहर से, किसी और की दया से आता है। मुझे लगता है कि नैतिक साहस आमतौर पर पहले से ही वहां प्रतीक्षा कर रहा होता है, और लिन फैंग जैसे लोग वास्तव में जो पेशकश करते हैं वो साहस स्वयं नहीं है, बल्कि केवल यह नाटक करना बंद करने की अनुमति है कि आपके पास ये पहले से नहीं है। मैं किसी ऐसी चीज को संबोधित करना चाहता हूं जिसे वृत्तांत ने मुझसे कभी सीधे नहीं पूछा, हालांकि मैं समझता हूं कि क्यों यह कोई आरामदायक सवाल नहीं है, और इतिहासकार, चाहे कितने भी ईमानदार हों, कभी कभी उन सवालों को पूछने में संकोच करते हैं जो उनके विषयों को वास्तव में घायल कर सकते हैं। क्या मुझे लगता है कि गुयान उस दया के हकदार थे जो इस गठबंधन ने अंततः उन्हें दी थी? मैंने दशकों से इस सवाल के बारे में सोचा है, और मैं इसका ईमानदारी से जवाब देना चाहता हूं, ये समझते हुए कि मेरा अपना उत्तर किसी ऐसे व्यक्ति के विशेष भार को वहन करता है जिसने 11 वर्षों तक उनकी सेवा की, और इसलिए वह इस बात पर पूर्ण निष्पक्षता का दावा नहीं कर सकता कि वे वास्तव में किस चीज के हकदार थे। मेरा मानना है कि वह ईमानदारी से दिए गए निर्णय के हकदार थे, जो वास्तव में उनके दोषसिद्धि की कीमत वास्तविक लोगों को चुकानी पड़ी। मैं नहीं न्याय के रूप में सजी साधारण प्रतिशोध में विश्वास नहीं करता। मुझे लगता है कि गठबंधन की वास्तविक पसंद क्रूरता के बिना जवाबदेही सही थी, इसलिए नहीं कि यह आरामदायक थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने दशकों तक देखा कि उस पसंद ने वास्तव में उनमें क्या गढ़ा, वास्तविक धैर्यवान मरम्मत जो उनके जीवन के शेष समय तक कायम रही, न कि कड़वा अनुचित आक्रोश जो साधारण प्रतिशोध शायद इसके बजाय पैदा करता। मुझे आशा है कि जो कोई भी इसे पढ़ रहा है, उसे अपने आप में वही अनुमति पाने के लिए 11 साल की आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा है कि आप इसे मुझसे काफी पहले पालेंगे, और मुझे आशा है कि यदि आप कभी खुद को किसी ऐसी चीज की सेवा करते हुए पाते हैं जिस पर आप निजी तौर पर संदेह करते हैं, तो आपको याद होगा कि संदेह स्वयं कमजोरी नहीं है। ये केवल सच्चाई है जो आपके अंततः ईमानदारी से इसे सुनने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रही है। मुझे नहीं लगता कि इसका मतलब ये है कि हर दुश्मन परिस्थिति की परवाह किए बिना इसी दया का हकदार है। मुझे लगता है इसका मतलब ये है कि इस गठबंधन के संस्थापक कुछ ऐसा समझते थे जिसे सीखने में मुझे 11 साल लग गए, कि वास्तविक परिवर्तन के लिए वास्तविक परिवर्तन की संभावना की आवश्यकता होती है, जिसे ईमानदारी से पेश किया जाता है, उन लोगों को भी जिन्होंने अभी तक इसे अर्जित नहीं किया है, क्योंकि इसका विकल्प उस संभावना को पूरी तरह से बंद करना ये गारंटी देता है कि क्रूरता बिना रुके पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहती है, जिसमें किसी को भी अलग तरह से चुनने का मौका नहीं दिया जाता है। मैं इस बयान को उस बात के साथ बंद करना चाहता हूं जिसे मैं वास्तव में यहां कहने आया था, इससे पहले कि इतिहासकार मुझसे आखिरी बार मेरे पाला बदलने की व्याख्या करने के लिए कहें और मैं अब जवाब देने में सक्षम न रहूं। मुझे नहीं लगता कि मैं इस वृतांत का नायक हूं। मुझे लगता है कि मैं ईमानदारी से इस बात का एक चेतावनी भरा उदाहरण हूं कि कितनी लंबी अवधि तक कोई वास्तव में सक्षम, वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति क्रूरता की सेवा करने में बिता सकता है, केवल इसलिए क्योंकि उस पर सवाल उठाने से सहन करने के लिए बहुत अधिक आरामदायक निश्चितता की कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि यह किसी भी ऐसी कहानी की तुलना में अधिक उपयोगी सबक है जो पीढ़ियों बाद इसे पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए है, जो एकल नाटकीय मुक्ति के बारे में किसी भी कहानी से बेहतर है। मैंने 11 साल तक क्रूरता की सेवा की। मैंने अंततः अलग तरह से चुना, इसलिए नहीं कि मैं कोई नया व्यक्ति बन गया, बल्कि इसलिए कि किसी ने मुझे वह बनने की ईमानदार अनुमति दी जो मैं 11 साल के आरामदायक सुविधाजनक दमन के नीचे हमेशा से चुपचाप वास्तव में था। अध्याय 75 जीहान का सवाल। यह अध्याय जीहान द्वारा अपनी मृत्यु से ठीक पहले अभिलेखागार को दिए गए एक संक्षिप्त बयान से लिया गया है,
जो उनकी पीढ़ी के अन्य लोगों द्वारा छोड़े गए विवरणों से उल्लेखनीय रूप से छोटा है। उन्होंने अनुरोध किया कि इसे बिना किसी संपादकीय विस्तार के ठीक वैसे ही शामिल किया जाए जैसा लिखा गया है, जिसका अभिलेखागार ने सम्मान किया है। मुझे किसी दूसरी कहानी का केंद्र होना था। मैं इसे साफ तौर पर कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह सबसे सच बात है जो वास्तव में मैं इस वृत्तांत को दे सकता हूं, और क्योंकि मुझे लगता है कि लोग मेरे अध्याय से जिसकी उम्मीद करते हैं वो पुनर्प्राप्त नियति या पुनर्रूपित उद्देश्य पर कोई भव्य चिंतन है, और मुझे नहीं लगता कि वास्तव में मेरे पास वह देने के लिए है। मैंने अपने पूरे वयस्क जीवन में ये सोचते हुए बिताया है कि मैं क्या बन गया होता यदि सु याओ शुरुआत से ही मेरे साथ होती, घटनाओं के उस संस्करण में जो कभी किसी कहानी का इरादा था। मुझे इसका जवाब नहीं मालूम। मुझे कभी पता नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि वह अनजानापन ही उस हर बात का वास्तविक, ईमानदार केंद्र है जो मुझे कहनी है, और मुझे लगता है कि यह वृत्तांत सुव्यवस्थित समाधान के प्रति अपनी सराहनीय प्रतिबद्धता में कभी कभी इस तथ्य पर पर्दा डालने के लिए बहुत उत्सुक रहा है कि कुछ सवाल बस हल नहीं होते, चाहे कितना भी समय बीत जाए या उनके इर्द गिर्द कितनी भी शांति क्यों न स्थापित हो जाए। मैंने एक अच्छा जीवन बनाया। मैं चाहता हूं कि अनजानेपन के साथ साथ इसे भी स्पष्ट रूप से समझा जाए। मुझे ऐसे सहयोगी मिले जिन पर मैं पूरी तरह भरोसा करता हूं, लिन फैंग और उसके साथ लड़ने वाले हर व्यक्ति में। मुझे हान झेंगई में एक ऐसी दोस्ती मिली जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी और जिसे इस गठबंधन ने मुझे जो कुछ भी दिया उनमें से लगभग किसी भी चीज से ज्यादा महत्व दिया है। मुझे मूल कहानी मेरे लिए जो चाहती थी वह नहीं मिला, और मैंने उस अनुपस्थिति के साथ एक वास्तविक, ईमानदार शांति बना ली है, दशकों के उस जीवन के दौरान जिसे मैंने किसी कहानी द्वारा पहले सौंपे गए जीवन के बजाय जानबूझकर चुना था। लेकिन मैं चाहता हूं कि यह रिकॉर्ड ईमानदारी से दिखाए कि वो शांति तत्काल नहीं थी, पूरी नहीं थी, और इसके लिए वृत्तांत के सुव्यवस्थित अध्यायों के सुझाव की तुलना में काफी अधिक धैर्यवान काम की आवश्यकता थी। मुझे लगता है कि वो धैर्य किसी भी एकल नाटकीय अनुभूति से अधिक इस बात की वास्तविक सच्चाई है कि कैसे अधिकांश लोग अंततः उस जीवन के साथ शांति स्थापित करते हैं जो उस तरह से सामने नहीं आया जैसा उन्होंने कभी इसके होने की उम्मीद की थी। स्वीकृति का एक भी क्षण नहीं। आपके सामने मौजूद जीवन को लगातार बनाते रहने के लिए 1000 छोटे, निरंतर विकल्प, न कि अनिश्चित काल तक उस जीवन पर शोक मनाना जो आपको नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि मैं सु याओ के साथ एक ऐसी कहानी में क्या बन गया होता जिसे हम दोनों ने कभी जिया ही नहीं। मैं जानता हूं कि मैं उस जीवन में क्या बन गया जिसे हम दोनों ने वास्तव में इसके बजाय चुना, अलग अलग और ईमानदारी से, और दशकों के विचार के बाद मैंने फैसला किया है कि यह अनजानापन उस जीवन के लिए एक उचित कीमत है जो हर उस मायने में जो वास्तव में महत्वपूर्ण था, ईमानदारी से मेरा अपना था। मेरे पास जोड़ने के लिए कुछ भी अधिक गहन नहीं है। मुझे लगता है कि यह भी ईमानदार है। हर जीवन के अंतिम बहीखाते को किसी भव्य सबक में बदलने की आवश्यकता नहीं है। हम में से कुछ ने बस उतना ही ईमानदारी से जिया जितना हम जानते थे, और बिना हर सवाल का पूरा जवाब मिले भी जीने लायक कुछ ऐसा बनाया जो जीने योग्य था। तो दोस्तों, अगर ये दास्तान आपको पसंद आए हो तो आरके स्टोरी ऑफ ड्रीम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन यानी बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें।